लेकिन आज जब हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो महिलाओं की स्थिति तो और भी बदतर है। और इसी का उदाहरण है अगर जैसे कि बिल्किस बानो का रेप कांड, आप लोग जानते ही हैं। और उस समय जब तो हो गया, एक घटना थी, हिंसात्मक घटना थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है कि जब आज आप लोग एक परिचर्चा रखे हैं, क्या कहेंगे उस पर? दरअसल आज जो परिचर्चा है वो लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान पिछले 1 साल से चल रहा है। उसके तहत ही हम लोगों ने महिलाओं के मुद्दों को भी उठाने की बात की है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में जो चुनाव अभी होने वाला है उसकी घोषणा भी हो ही चुकी है। तो उस चुनाव में लोकतंत्र सही मायने में कैसे स्थापित हो, इसकी कोशिश है, लगातार कोशिश है। उस कोशिश की एक कड़ी के रूप में आज का ये प्रोग्राम भी है। तो देश में जो राष्ट्रवाद की विकृत अवधारणा दी जा रही है या फिर धर्म के बारे में जिस तरह गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है, वो लोगों के दिलों से, लोगों के घरों से निकाल के सड़क पे लाया जा रहा है, मतलब मंदिरों से निकाल करके वो संसद में पहुंचाया जा रहा है। यह जो एक खतरनाक साजिश है, और साथ में महिलाओं की जो स्थिति है उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि महिलाएं राजनीतिक तानाशाही के साथ साथ पितृसत्ता की भी तानाशाही सहती हैं। तो महिलाएं दोनों फ्रंट पे लड़ेंगी, और कैसे लड़ेंगी आज दिन भर की परिचर्चा में हम ये बात चर्चा करेंगे। आप एक तानाशाही की बात की, तो किस तानाशाही की बात आप कर रहे हैं? तानाशाही ये हो रहा है कि ऐसे खुटी में प्रयोग के तौर पे, हाँ, खुटी में प्रयोग के तौर पे लैंड बैंक 22,000 एकड़ ज़मीन का लैंड बैंक बना दिया गया। तो ये जो ग्राम सभा से ज़मीन खींच कर करके कुछ कॉरपोरेट के हाथ में देना, ये एक तानाशाही एक तरह की नहीं चल रही, धर्म की तानाशाही चल रही है कि हम हिंदू धर्म बना देंगे, हिंदू धर्म बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे इस देश को। तो उसमें अवर्णों का, जो गैर सवर्ण हैं, उनका क्या स्टेटस होगा? भूल जाइए आप इस्लाम धर्म के मानने वाले, ईसाई धर्म के मानने वाले, हिंदू धर्म के मानने वाले जो निचली पायदान पे हैं, उनको क्या ये सम्मान देंगे, प्रेम देंगे, उसी तरह की इज्जत देंगे? तो ये जो झांसा दिया जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने की, यह इसकी तानाशाही चल रही है। देश भर, पूरे देश के कानूनों का जिस तरह से मजाक उड़ाया गया, जिस तरह से उसे पल भर में ख़त्म कर दिया गया, वो तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेगा। और सारे एक्ट जो सैकड़ों साल तक संघर्ष करके मजदूरों ने बनाया था, उस एक्ट को उन लोगों ने न्यू वेज कोड में बदल दिया। तो ये एक तानाशाही है। और आपके पास अगर बहुमत है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हर तरह की तानाशाही आप जनता पे लादते चले जाएंगे और जनता उन चीज़ों को मानती चली जाएगी। उसका विरोध करना है। कौन तानाशाही कर रहे हैं? निश्चित रूप से जो सत्ता में है, जो कानून के फेरबदल कर रहे हैं, फॉरेस्ट एक्ट को क्षण में बदल दे रहे हैं, जो कि वहाँ के आदिवासी मतलब जो वहाँ के बासिंदे हैं, जिनका जल जंगल ज़मीन पे अपना हक माना जाता है, उनको नेस्तनाबूद कर रहे हैं। तो जो जिस तरह से कानून बना करके, तब तरह से प्रयास करके कि मुट्ठी भर लोगों को अमीर बना रहे हैं, उनकी तानाशाही है, उसके खिलाफ लड़ना है। तो अभी जैसे आप बताया कि मुट्ठी भर लोग जो अमीर बना रहे हैं, तो एक बार दर्शक को बताइए कि कौन है वो लोग? सब लोग जानते हैं, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोरोना में कितने लोग स्वाहा हो गए, कितने लोग मर गए, जीवन खत्म हो गया, गरीबी के परचम पे पहुंच गए, बेरोजगारी, सब अशिक्षा, अज्ञानता चारों ओर फैल गई। और कुछ मुट्ठी भर लोग 16%, 16,000% उनकी आमदनी बढ़ गई। किसकी बढ़ी? वो सब देख रहे हैं कि आज आए थे एक छोटे से कारोबारी से और आज बन गए हैं पूरे देश को चलाने वाले। तो वो उन लोगों की बात मैं कर रही हूँ कि उनके खाते में, जिनको कि सड़क बेच दिया जा रहा है, जहाज बेच दिया जा रहा है, पानी बेच दिया जा रहा है, सारे के सारे PSU जिनको इतने दिनों के संघर्ष के बाद स्थापित किया गया, सब उनको दे दिया जा रहा है दान में कि लूटो जितना लूटना है। और वो जो लूटेंगे वो केवल अपने हित में, अपने लाभ के लिए लूटेंगे। देश की जनता के बारे में सोचना उनका काम नहीं है। एक बार परिचय कैमरा के लिए दे दीजिए। मैं डॉक्टर किरण हूँ और मैं लेखिका भी हूँ और समाज सेविका भी हूँ। आज आप लोग एक परिचर्चा रखे हैं, किस उद्देश्य से रखे हैं, उद्देश्य बता दीजिए। परिचर्चा का विषय ही है कि अभी का जो महिला, धार्मिक राष्ट्र और तानाशाह के बीच में महिलाओं की क्या स्थिति है, उसी पे हम लोग परिचर्चा आज कर रहे हैं। तो परिचर्चा का उद्देश्य क्या है? यही कि जो देश का जो माहौल है, इस माहौल में जिस तरह से एक धार्मिक उन्माद की तरफ पूरे देश को ढकेल देने की कोशिश
केंद्र सरकार या फिर सत्ता में बैठे सत्ताधारियों की तरफ से जो हो रही है, उसमें जो महिलाओं की स्थिति है उस पर एक परिचर्चा। मान लीजिए इस तरह से इस बात को कि आज के समय में आप देखिएगा महिलाओं का जो इस्तेमाल है वो फिर से एक पूंजीवादी तरीके से तो सस्ते मजदूर के तौर पे हो ही रहा है, उसके साथ जो महिलाओं का इस्तेमाल हो रहा है कलश उठाने में ज़्यादा, ठीक है, उनके अधिकार, उनके सुरक्षा, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे करके। और जो सबसे बड़ी खामी रह जाती है केंद्र सरकार की कि अभी आप परस्पर देखेंगे कि जिस तरह से अपराधीकरण बढ़ा है महिला हिंसा के तौर पे, एक हिम्मत बढ़ गई है लोगों की कि महिला पर हिंसा होती है तो उनके अंदर एक भय कम हो गया है। उनको ऐसा लगने लगा है कि जो सरकार है हमारी वो हमें बचा लेगी, क्योंकि उनके पास इसके उदाहरण है। कौन सरकार बचाएगी? केंद्र सरकार। जैसे केंद्र सरकार ने गुजरात के दंगों में बिल्किस बानो के साथ जो बलात्कार और उनके घर के सभी लोगों को हत्या कर देने वाले 11 अपराधियों को सजा याफ्ता होने के बावजूद भी जेल से छुटवा देना, उनको ब्राह्मण है और संस्कारी लोग हैं बोल करके उनको सम्मानित करना, ये बिल्कुल अपराधियों को मन बढ़ा देने वाली बात है। महिलाएं असुरक्षित फील करेंगी। फिर आप BHU की घटना देख लीजिए जिसमें तीनों भाजपा के IT सेल के लड़के हैं जिन्होंने एक बच्ची का IIT के स्टूडेंट का बलात्कार किया। अभी कानपुर की घटना देख लीजिए, 2 बच्चियों को लाश टंगी हुई मिली। उसके पहले आप हाथरस की घटना देख लीजिए, कठुआ की घटना देख लीजिए, आप कुलदीप सिंह सेंगर के साथ क्या समर्थन में रैलियां निकाली गई। आप अभी राम रहीम को देख लीजिए, वो बलात्कार या शोषण के सजा काट रहे हैं लेकिन पेरोल पे बाहर है सरकार के द्वारा। तो ये सारे अपराधियों का जो समर्थन करती है सरकार ना, तो इससे जो दूसरे युवा हैं, मनचले हैं, उनका मन बढ़ता है कि इस तरह के अपराध हम कर सकते हैं, सरकार तो हमारी ही है जो अपराधियों को बचा रही है। आप केंद्र सरकार पर एक बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह के प्रभाव से ही 11 बलात्कारी छूटे थे, जबकि उसमें सुप्रीम कोर्ट को अब जा करके बोलना पड़ा है कि नहीं, उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता है और वापस से 11 लोगों को गिरफ्तार करो। इस सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, सरकार नहीं कह रही थी। लगातार जो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह की जो बात करते हैं इस तरह से, उनको जेल में भी जाना पड़ता है, तो क्या आपको डर नहीं लगता इसमें? नहीं, देखिए, अगर डर जाएंगे तो फिर जिएंगे कैसे? मैंने ये तो चाह रहे हैं कि हम डर जाएं, लेकिन हमारा काम नहीं है डरना। अब मणिपुर की घटना पे आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी एक बार भी सोचे नहीं कि हमें जाना चाहिए। हाँ, आप आज़ादी की प्रशंसा हम करने वाले लोग हैं, आज़ादी मानने वाले लोग हैं। आप 22 जनवरी याद करिए, 22 जनवरी ठीक याद होगा आपको, पूरा शहर, पूरा भारत केसरिया रंग से रंग गया। हम इसका खिलाफत में नहीं है, लेकिन 26 जनवरी कहाँ चला गया? 26 जनवरी में तिरंगे लगे उतने जितने भगवा झंडे लगे थे। ये जो संविधान की अवहेलना है, ये जो 26 जनवरी का मान गिरा देने की कोशिश है केंद्र सरकार की, और हिंदू राष्ट्र को चोरी छिपे पीछे के दरवाजे से पूरे देश में लागू करने का, इसका खिलाफत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी इस तरह के धर्म के प्रभाव में सबसे ज़्यादा महिलाएं जो है प्रेरित होंगी, और साथ में महिला शिक्षा अगर हम नहीं इसमें गलत करेंगे तो महिलाओं के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। मैंने परिचर्चा में मुख्य तौर से महिलाओं को ये करना, देखिए, महिला सशक्तिकरण पे ही बात होगी तो महिला शिक्षा पे बात होगी। महिला शिक्षा पे बात होगी तो सरकारी स्कूलों के बंद होने पर चर्चा होगी कि आपने भाई महिला को अगर मुफ्त आपको पढ़ाना चाहिए, जहाँ KG से PG तक, वहाँ KG से PG तक मुफ्त क्या पढ़ाएंगे? दूर दराज की महिला जहाँ लड़कियाँ पढ़ने जाती थी, सरकारी स्कूल आपने बंद करा दिया। आपने NEP के तहत शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि निम्न वर्ग की लड़कियाँ पढ़ने नहीं जा सकती हैं आगे। ये सब जो है शिक्षा महंगी होना, किसको दोषी मानते हैं? बिल्कुल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कौन लेके आया? केंद्र सरकार लेके आई। हाँ, CUT कौन लेके आया कि बच्चे अपने मनपसंद कॉलेज में नहीं जा सकते? ये केंद्र सरकार लेके आई। सरकारी स्कूलों को बंद करने की जो प्रक्रिया है, जो लगातार चल रही है, सबसे ज़्यादा यूपी में बंद, झारखंड में भी आप देख लीजिए, सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है। टीचर्स नहीं है, बहाली नहीं ले रहे हैं। लड़कियों की जो 2 सबसे फेवरेट जॉब है ना, वो होता है नर्स और टीचर, और उनको अच्छा भी माना जाता है। टीचर्स की बहाली नहीं है, नर्स की बहाली नहीं है, ट्रेनिंग तो इतने सारे खुल गए हैं, बच्चियां BEd कर करके घूम रही। ये असर नहीं है क्या महिलाओं की आज़ादी पे? वो स्वावलंबी नहीं बनेगी, आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बढ़ेगी, तो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ जाएगा? चलिए, एक बार परिचय दीजिए कैमरा। नंदिता भट्टाचार्य, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन। देखिए, अभी जिस तरह का परिस्थिति माहौल बना हुआ है, महिलाओं के साथ जितनी घटनाएं घट रही हैं, और
सरकार, केंद्र की सरकार और आरएसएस के सहयोग से जिस तरह से नफरत फैला रही है धर्म के नाम पर, और इसमें ज़्यादा प्रताड़ित हो रही हैं महिलाएं, प्रभावित हो रही हैं। महिलाओं का जो जेन्युइन मुद्दा है, उनके सुरक्षा का सवाल है, उनके विकास का सवाल है, उनकी समानता का सवाल है, उसकी न्याय का सवाल है, इन मुद्दों पर ध्यान ना देके सिर्फ धार्मिक आधार पर पूरे देश में नफरत फैलाया जा रहा है। ये कौन नफरत फैला रहे हैं देश में? ये सरासर केंद्र सरकार और आरएसएस के सहयोग से हो रहा है। तो जो ये परिचर्चा रखे हैं उसका आपका उद्देश्य यही है कि अभी चुनाव भी पहुंच रहा है और जिस तरह से महिलाओं को बरगलाया जा रहा है, आरक्षण का सवाल हो, चाहे बच्चियों को पढ़ाने का, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे उसके विकास का जो बात हो रहा है, इस पर सारा केंद्र सरकार की ही और जिस तरह से घटनाएं हो रही है और बलात्कारियों को जिस तरह से बचाया जा रहा है, उसके पक्ष में बोला जा रहा है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं प्रभावित हो रही हैं। इसीलिए समागम महिलाओं का रखा गया है ताकि महिलाओं को जागरूक किया जा सके, उसके अधिकारों को उन्हें बताया जा सके, अपने अधिकारों को पहचान सके और अधिक से अधिक, और अभी जो चुनाव होगा उसमें समझ करके अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हम ऐसे लोगों को चुनाव करेंगे जो महिलाओं के हित की बात करें। परिचय दे दीजिए। मैं बीना लिंडा, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय